6 पर। 20 साल से ज्यादा हो गए हम इंतजार कर रहे थे कि इंसाफ हो, इंसाफ हम लोग। यूएपीए एक्ट की कलम 70 नीचे अब बेकसूर लोगों को झूठे मुकदमे में फंसा दिया गया था। 127 આરોપીઓ હાલના કેસના હતા જેમને નિર્દોષ છોડવામાં આવેલ છે। बहुत देर से इंसाफ मिला है और हम दुआ करते हैं कि मुल्क के हर शहरी को इंसाफ मिले। नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद विसाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास। बात जब इंसाफ की होती है तो इंसाफ के साथ वक्त का भी ख्याल रखा जाता है कि इंसाफ मिला तो सही, लेकिन क्या इंसाफ वक्त पर मिला? अगर इंसाफ वक्त पर नहीं मिलता है, उसमें ताखीर होती जाती है, तो शायद ऐसे ही हालात के लिए एक बहुत ही मशहूर प्रोवर्ब है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। क्या इस बात पर अमल पैरा भी हम सब या हमारा सिस्टम होता है? हम क्यों इंसाफ के मामले में ताखीर या फिर ताखीर को ही मुकद्दर समझ जाते हैं? एक ऐसा मामला सामने आया है जब इंसाफ मिलने में ताखीर हुई। इंसाफ तो मिला, लेकिन 20 सालों के बाद 127 अफराद जिन पर जो इल्जाम था और जिस इल्जाम के तहत वो माशरे में, समाज में एक दाग समझे जाते थे, वो इल्जाम से वो बरी हो गए, लेकिन 20 साल बाद। इसी पर आज खास तौर से हम बात करेंगे खबर खास में, लेकिन पहले 4 अहम खबरें। तो ये 4 अहम खबरें इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली खबर है पार्लियामेंट के बजट इजलास से जुड़ी है। बजट इजलास के दूसरे मरहले की शुरुआत हो चुकी है। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में महंगी होती घरेलू गैस, पेट्रोल और डीजल के साथ साथ खुर्दनी अशिया की बढ़ती कीमतों पर अपोजिशन के अरकान ने दोनों ऐवानों में आवाज बुलंद की। अपोजिशन ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और बढ़ती कीमतों पर बहस का मुतालबा किया। दूसरी खबर जो आप देख रहे हैं वो है नंदीग्राम की। जी हां, जैसा आप सभी जानते हैं कि 5 रियासतों में, पुडुचेरी को मिलाकर 5 रियासतों में इंतखाबात होने हैं। इनमें से एक मगरबी बंगाल है। सबसे ज्यादा अगर चर्चा किसी रियासत के इंतखाब की हो रही है तो वो है मगरबी बंगाल की, चूंकि बीजेपी ने सबसे ज्यादा ताकत वहां लगा रखी है। ममता बनर्जी जो वहां की वजीर आला हैं, वो लगातार और कई बार अलग अलग छोटे छोटे शहरों में, बड़े शहरों में वो पद यात्रा कर रही हैं। तो ममता और बीजेपी ने जिस तरह से कैंपेन को धार दे दी है, उससे सबसे ज्यादा चर्चा में है। तो खबर यह है कि नंदीग्राम आज ममता बनर्जी पहुंची, क्योंकि ममता बनर्जी ने अपनी रिवायती सीट भवानीपुर से ना इंतखाब लड़ने का फैसला किया और उन्होंने नंदीग्राम को चुना है। खबर यह है कि कल ममता बनर्जी पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे। आज उन्होंने नंदीग्राम में एक अवामी रैली को खिताब किया। तीसरी अहम खबर है वो है उत्तराखंड से जुड़ी। उत्तराखंड में एक बड़ा सियासी उलटफेर हुआ है। त्रिवेंद्र सिंह रावत अब वजीर आला नहीं रहे। जी हां, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गवर्नर जो है वो बेबी रानी मौर्य को सौंप दिया है अपना इस्तीफा। और दरअसल कई दिनों से उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ उनके एमएलएज की बढ़ती नाराजगी की खबरें आ रही थीं और दिल्ली तलब किए जाने के बाद देहरादून लौटने पर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बीजेपी हाईकमान की हिदायत के मुताबिक अपना इस्तीफा सौंप दिया है। अब उत्तराखंड को नया सीएम मिलेगा। चौथी अहम खबर है कानपुर से। कानपुर में जहेज के खिलाफ बेदारी मुहिम का आगाज किया गया। इस सिलसिले में शहर काजी, मुफ्ती और मुस्लिम तंजीम की मीटिंग में पैनल बनाने का फैसला किया गया है। मीटिंग में यह फैसला लिया गया है कि जहेज के लेन देन की मालूमात होने पर शहर काजी निकाह नहीं पढ़ाएंगे। और ये सब कुछ हो रहा है, आपको याद होगा अहमदाबाद की आयशा ने जिस तरह से घरेलू तशद्दुद से तंग आकर अपनी जान देने का फैसला कर लिया था और इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। उनका जो वीडियो था, उसके बाद जो वीडियो पे जो बातें सामने आई थी, उसको लेकर एक लगातार बेदारी मुहिम चल रही है। कई जगहों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि वहां पर लोग जो है जहेज के खिलाफ और जहेज जैसी लानत के खिलाफ एक मुहिम की शुरुआत कर चुके हैं। बीस साल से ज्यादा हो गए हम इंतजार कर रहे थे कि इंसाफ हो, इंसाफ हम लोग। यूएपीए एक्ट की कलम 70 नीचे अब बेकसूर लोगों को झूठे मुकदमे में फंसा दिया गया था। 127 આરોપીઓ હાલના કેસના હતા જેમને નિર્દોષ છોડવામાં આવેલ છે। बहुत देर से इंसाफ मिला है और हम दुआ करते हैं कि मुल्क के हर शहरी को इंसाफ मिले। तो 20 साल बाद 127 को इंसाफ मिला है। ये मामला सूरत में, गुजरात के एक कोर्ट में, सूरत में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने ये फैसला सुनाया और इस फैसले के साथ ही जो तमाम 127 अफराद जिनके
जिनका नाम इस इल्जाम के साथ मुलविस था कि उन्होंने सिमी यानी स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, जो कि एक कालादम तंजीम है जिसे बैन है हिंदुस्तान में, उस तंजीम से जुड़े होने का और उसके कामों को जो है बढ़ावा देने का, फरोग देने का इन लोगों ने एक प्रोग्राम किया था। ये इल्जाम था और इस इल्जाम के तहत इस इल्जाम को हटने में, इस इल्जाम के से खुद को बरी करने में इन तमाम 127 अफराद को 20 साल लग गए। हालांकि इन 127 अफराद में से 5 तो अब इस दुनिया में है भी नहीं। यानी इंसाफ मिलने का यह मरहला इतना तवील हो जाएगा कि इंसाफ मिले या ना मिले, लेकिन जिंदगी दोबारा शायद नहीं मिलेगी, क्योंकि उनकी जानें जा चुकी हैं। तो जिनकी जानें जा चुकी हैं और अब उनके बारे में अगर यह फैसला है कि उन्हें वो जिन इल्जामात में मुलविस थे या जो इन पर इल्जामात थे, वो इल्जामात से उन्हें पाक किया जाता है, बाइज्जत बरी किया जाता है, तो क्या यह समझा जाए कि उन्हें इंसाफ मिला? ऐसे कई सवाल हैं, इस पर बहुत तफसील से बातचीत करेंगे। पहले आपको हम 2 अहम बयान सुनाते हैं जो इस मामले से जुड़े हैं। मेरा नाम इकबाल रहमान वजदी है और मैं गैर इस्लामी का खादिम हूँ। 20 साल के अरसे से इंसाफ के नाम पर बेइंसाफी का एक सिलसिला जारी था और बेकसूर लोगों को झूठे मुकदमे में फंसा दिया गया था और 20 साल से ज़्यादा हो गए हम उस इंतज़ार कर रहे थे कि इंसाफ हो, इंसाफ हम लो। बहरहाल बहुत देर से इंसाफ मिला है, लेकिन बहरहाल आज इसका हो गया, मुश्किल दरवाज़ा बंद हो गया है और हम दुआ करते हैं कि मुल्क के हर शहरी को इंसाफ मिले, किसी के साथ भी भेदभाव और बेइंसाफी ना हो। और आइंदा बहरहाल हमें इस्लाम के लिए जो काम करना है वो हमारा हक़ है और हमें जिम्मेदारी भी है। हम इंशाअल्लाह कोशिश करते रहेंगे कि वो काम जारी रहे हमारा। માઇનોરિટી એજ્યુકેશન બોર્ડના નેજા હેઠળ મુસ્લિમોમાં શિક્ષણ અંગેની જાગૃતિ લાવવા માટે, અવેરનેસ લાવવા માટેનો એક પ્રોગ્રામ રાખવામાં આવેલો, પરંતુ પોલીસે એમાં કે આ જે બેનર હેઠળ જે લોકો ભેગા થયા છે તે સરકારે જેના પર બેન્ડ મૂકેલ છે તે સંસ્થા સિમીના સભ્યો છે અને તે આ જે એજ્યુકેશન બોર્ડના ખોટા નેજા હેઠળ ભેગા થયા છે, પરંતુ આ લોકો પ્રતિબંધિત પ્રવૃત્તિઓ કરવા માટે જ ભેગા થયા તેમ કરી અને જે પ્રોગ્રામ જે 2 દિવસનો જે સેમિનાર હતો એના આગલી રાત્રે જ રાજ્યશ્રી ટોકીઝ ઉપર રાતના 2 વાગે રેડ કરીને પોલીસે બધાને અટક કરેલ અને આ પ્રતિબંધિત સંસ્થાના સભ્યો છે તેમ કરીને કેસ કરવામાં આવેલ હતો। 127 આરોપીઓ હાલના કેસના હતા જેમને નિર્દોષ છોડવામાં આવેલ છે। तो यही है सवाल कि 20 सालों में क्या क्या हो जाता है। 20 साल में आपने जिस किसी अपने खानदान के बच्चे को गोद में खिलाया होगा, 20 साल में वो बच्चा जवान हो जाता है, 20 साल में वो ग्रेजुएट तक भी हो जाता है। कई बार ऐसा देखा जाता है। 20 साल में 4 सरकारें बदल जाती हैं। किसी एक इंतखाब के लिए इतना ताम झाम होता है, इतनी तैयारियां होती हैं, वोटिंग होती है, कैंपेनिंग होती है, तो ऐसे 4 मरहले गुजर चुके होते हैं, 4 सरकारें बदल जाती हैं 20 साल में। और क्या कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है 20 साल में। 20 साल लग गए एक इल्जाम के दाग को हटने में कि 127 अफराद एक ऐसे तंजीम के काम को आगे बढ़ाने में शामिल नहीं थे, जो तंजीम या जो संगठन जिस पर पाबंदी लगी हुई है। एक ऐसा तंजीम, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन, एक ऐसा इदारा जिस पर पाबंदी लगी है, जिस पर बैन है, और उस तंजीम से जुड़े कामों को बढ़ाने में ये 127 लोग शामिल नहीं थे, इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। यहां तक पहुंचने में जो अदालती निजाम है उसे 20 साल लग गए हैं। क्या वाकई इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम होता है? क्या इस बात पर फैसला आने में इतना वक्त लगता है कि 5 जजों का जो है वहां तब्दीली हो चुकी होती है? क्या इस फैसले को आने में वाकई इतना वक्त लगता है कि 3 से 4 पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी जो सरकारी वकील हैं, जो इस आरोप को, इस इल्जाम को तय करने में या इस इल्जाम को साबित करने की कोशिश करने में होते हैं, उनका तबादला हो जाता है, वो छोड़ देते हैं, 2 साल 3 साल उस पर काम करते हैं, फिर वो छोड़ देते हैं, फिर दूसरा कोई वकील आता है। इन 20 सालों का हिसाब कौन देगा? क्या इन 20 सालों तक जो लोग बरी किए गए, माने गए, कोर्ट ने कहा कि ये बरी हो गए हैं, क्या उन्हें वाकई बाइज्जत बरी
कोर्ट के अल्फाज तो होते हैं, लेकिन जो माशरे में उन्हें बेइज्जती झेलनी पड़ी है 20 सालों तक, उसका हिसाब कौन देगा? हमारे साथ कई खास मेहमान इस बारे में गुफ्तगू करेंगे। अजय सहरावत हैं बीजेपी के तर्जुमान, सलमान निजामी हैं कांग्रेस लीडर, और विष्णु तिवारी हैं, आपको याद होगा ललितपुर उत्तर प्रदेश के विष्णु तिवारी, जिन्होंने 20 साल तक सजा काटी एक रेप के इल्जाम में। यानी वो तो कन्विक्ट भी कर दिए गए थे, लेकिन 20 सालों के बाद क्या हुआ, पता यह चला कि वो सरासर गलत था। वो भी हमारे साथ है। अतहर आलम है हमारे साथ एडवोकेट, वो कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं सबसे पहले सलमान निजामी और अजय सहरावत, आप दोनों पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो सरकारें चलाती हैं, और सरकारों के अंदर ही यह समझा जाता है कि सिस्टम अगर तेज रफ्तारी से काम करता है तो सरकार की वजह कर, सिस्टम अगर कहीं पर स्लो होता है तो उसका भी जिम्मेदार सरकार को माना जाता है। सबसे पहले सलमान, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? गुजरात के सूरत में जो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने इन 127 अफराद को, जिनमें से 5 अब इस दुनिया में रहे भी नहीं, इल्जामात से बरी किया है 20 साल बाद, आप क्या कहेंगे? देखिए, बहुत अफसोसनाक बात है। ये सिर्फ एक घटना नहीं है। हाल ही में कश्मीर में भी 20 साल के बाद जो है एक शख्स को रिहा किया गया, और जिस तरीके से एक माहौल बनता है, खासकर ये लोग जो हैं एक कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, और उस कम्युनिटी को जिस तरीके से टारगेट किया जाता है। कोई भी, अभी भी आप देखिए सीए के जो प्रोटेस्ट हुए उसमें इशरत जहां एक महिला है, हमारी कुलीग है, अभी तक 2 सालों से वो जेल में है। सफूरा जरगर जो है वो प्रेग्नेंट थी, जेल में थी, उसको बेल मिली उसके बाद जब यूएन ने इंटरवीन किया। तो ऐसे कई मासूम जो हैं अभी भी जेलों में हैं, उनके खिलाफ कोई ऐसे सबूत अभी भी साबित नहीं हुए, लेकिन उनपे ऐसे एक्ट लगाए गए हैं कि वो, मुझे लगता है कि उनकी भी ट्रायल जो है 10-20 साल चलती रहेगी और कोई आवाज भी नहीं उठा रहा है। अभी देखिए हमारे कोर्ट्स की क्या हालत है। हमारे कोर्ट्स में देश के जो 6000 जजेस जो हैं डिस्ट्रिक्ट्स में, उनकी कमी है, और 400 हाई कोर्ट्स में जज है, उनकी कमी है, वैकेंट है पोस्टें, उनको कौन फिलअप करेगा? तो देश में अगर ये हालात ठीक हों, फास्ट ट्रैक पे कोर्ट्स चले, इंसाफ लोगों को जल्दी मिले, और जो जिस तरीके से बेकसूर लोगों को उठाया जाता है, 370 के बाद कश्मीर में कई ऐसे नौजवानों को उठाया गया, कई जेलों में अभी भी हैं। एनआईए ने जो है पुलवामा के बाद एक शख्स को उठाया, फिर उसको बेल दे दी क्योंकि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। तो ऐसे कई सलमान हमारे साथ अजय सहरावत है, बीजेपी के तर्जुमान हैं। अजय सहरावत, एक बार आपका फिर से इस्तकबाल करते हुए ये सवाल और ये सिचुएशन आपके सामने है, और हमारे साथ विष्णु तिवारी भी मौजूद हैं, जिन्होंने भी 20 साल की सजा काटी है, लेकिन बाद में फैसला उनके हक में आया। अजय, ऐसा सिस्टम कैसे है हमारा, क्यों है? देखिए, जैसे आप कंट्री की बात करते हो तो कंट्री 3 डिविजन्स में हम लोग बांट लेते हैं हमेशा, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव की जहां बात आती है, ऑफ कोर्स आप पॉलिटिकल नुमाइंदों पर उंगली उठाते हैं और पॉलिटिकल पार्टीज पर उंगली उठाते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम पर उंगली उठाते हैं। लेकिन जैसे ही बात जुडिशरी की आती है तो जुडिशरी कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट है, बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट है। बीच में बीजेपी की गवर्नमेंट में कोशिश भी करी गई थी नेशनल कमीशन सेट करने के लिए ताकि जुडिशरी की अपॉइंटमेंट हो सके, लेकिन उसको भी नकार दिया गया क्योंकि उनका एक प्रोसेस है कोलिजियम करके, हाई कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट तो उसी से चलते हैं। तो जुडिशरी को अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी टच करने जाती है तो उसको डिक्टेटरशिप बताने लगते हैं, उसके रिफॉर्म्स की बात करती है तो उसको डिक्टेटरशिप बताने लगते हैं। अदरवाइज अगर जुडिशियल प्रोसेस को अगर आप देखेंगे, निर्भया के केस को देख लीजिए, दिल्ली में 7-8 साल लग गए थे निर्भया के केस को सजा देने में। तो मुझे लगता है एक बहुत ही लेबोरियस प्रोसेस है जुडिशरी का, जिसमें एक छोटी से छोटे एक्ट पर भी, छोटे से छोटी सजा पर भी, उसमें ये नहीं मैटर करता कि मैं भाजपा का हूं, मैं कांग्रेस का हूं, मैं हिंदू या मुसलमान हूं, मैं किसी भी कास्ट क्रीड का होता हूं। एक जुडिशियल प्रोसेस इतना स्लो है कि कई बार इंसान भूल जाता है कि जस्टिस। लेकिन अजय, इसी जुडिशियल सिस्टम में यह भी देखा जाता है कि कई संगीन मामलों में भी बहुत जल्द हियरिंग हो जाती है, लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, और कई बड़े बड़े नेताओं के बयान आने लगते हैं, ट्वीट पर बातें होने लगती हैं, और फिर कोर्ट जो उसकी समाप्त कर लेती है। बिल्कुल।
इसमें क्या रहता है, फास्ट ट्रैक पर जुरिडिक्शन पर उसे ले आता है। कई बार मोस्टली केसेस में क्या होता है, किसी केस को बहुत ज्यादा मीडिया हाईलाइट जब मिल जाती है तो उसको उसके ऊपर जुडिशरी की निगाह पड़ जाती है, तो कि नहीं चलिए इस केस को जल्दी निपटा लेते हैं। लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूं, अभी भी आप जेलों में जाकर हाल देखिए, लोगों का हाल देखिए, जुडिशरी सिस्टम में आज भी बुरा हाल है। जब तक ये नेशनल कमीशन ऑफ जुडिशरी सेट नहीं होंगी, एक जुडिशरी में और सरकार में तालमेल नहीं होगा, तब तक मुझे लगता है इस तरह के प्रोसेस को सॉल्व करना, क्योंकि आप एक ऐसे प्रोसेस को सॉल्व करने की बात कर रहे हैं जिसमें इंटरवेंशन करना सरकार का अपने आप में अनडेमोक्रेटिक हो जाता है, डिक्टेटर हो जाता है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे भाजपा की सरकार हो। 2001 का केस है ये, और उसके बीच में 10 साल कांग्रेस की सरकार भी रही है, आज हमारी सरकार है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं, क्या जुडिशरी के रिफॉर्म्स में इंटरवेंशन करने को आप अनडेमोक्रेटिक कहेंगे? और जब तक मीडिया में उसको अनडेमोक्रेटिक कहते रहेंगे, तब तक कोई भी आने वाली सरकार कभी भी जुडिशरी के काम में इंटरवेंशन नहीं करेगी। और अगर जहां पर वैकेंसीज खाली पड़ी हैं वहां पे सरकारी सिस्टम का काम करना, एक्टिव होना जरूरी हो जाता है, वो दो अलग अलग चीजें हैं। हमारे साथ अथर आलम है, एडवोकेट हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अथर से भी हम बातचीत करेंगे और विष्णु तिवारी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विष्णु, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ, मिल रही भाई साहब जी। विष्णु जी, अब आपका मामला क्या था और ये 20 साल किस तरह आपने गुजारे? इन 20 सालों में क्या क्या तब्दीली हो गई? क्या ये कह देना कि इन्हें बाइज्जत बरी किया जाता है, ये शब्द सुनने के बाद 20 साल की क्या तमाम तकलीफें दूर हो जाती हैं? जो गुजरात के सूरत में अभी 127 लोगों के ऊपर से ये इल्जाम, ये आरोप हट गया है कि आप सिमी जैसे प्रतिबंधित संगठन का हिस्सा नहीं है, इसे हटने में 20 साल लग गए। आप उस मामले को और अपने मामले को कैसे देखते हैं? क्या आप संतुष्ट हैं, खुश हैं इस रफ्तार से? नहीं भाई साहब, हम कैसे खुश हो सकते हैं और कैसे संतुष्ट हो सकते हैं? जो हमने सारा परिवार अपना, 4 मौतें हमारी अटैक से हो गई, माँ बाप खत्म हो गए, 2 भाई खत्म हो गए और कुछ नहीं बचा, जमीन जागा सब कुछ इसी केस में लगा दिया। भैंसें 10 भैंसें थी, इंजन था, बैल थे, सब कुछ खत्म हो गया। और आज हम इस कगार पे खड़े हैं कि हम जहाँ हैं वो वहाँ एक छत भी नहीं है रहने को हम पे हैं, तो हम कैसे संतुष्ट हैं? हम संतुष्ट कहाँ हो सकते हैं? हम तो संतुष्ट जब होते तो हम शायद हम पहले छूट जाते और हम जैसे दुनिया ने तरक्की करी है वो वैसी तरक्की शायद हम भी करते और हमारा भी परिवार होता, हमारा भी घर, माँ बाप जो तड़प तड़प के मर गए, अटैक पड़ गया और सब कुछ खत्म हो गया, तो हम कैसे संतुष्ट होंगे? हम तो संतुष्ट तो जिंदगी भर नहीं होंगे, लेकिन तो जो अगर सरकार हमको चाहेगी तो केवल हमने वही तो लौटा तो देगी, लेकिन हमारे जो माँ बाप हुए हमने खो दिया, 2 भाइयों को खो दिया, वो तो हमारा खेल लौटने का नहीं। लेकिन जो हमने बस समझे है कि अब हम सरकार जी, हम अपने हाथ पैर पे ही खड़े हो जाएं। अगर राज्य सरकार हमें कुछ ऐसी आर्थिक सहायता और मदद करे तो बड़े आभारी रहूंगा मैं उस सरकार का, मतलब सरकार योगी जी का। बस ये हमारे साथ विष्णु तिवारी हैं। आप सब लोग सुन पा रहे होंगे, विष्णु तिवारी पर एक रेप का इल्जाम लगा था और वो इल्जाम ही नहीं लगा, वो कन्विक्शन तक भी पहुंचा, इनको जेल भी जाना पड़ा। 20 साल के बाद फैसला इनके हक में आया। ये सवाल सिस्टम पर उठ रहा है कि ये सिस्टम ऐसा कैसे है। अजय सहरावत, मैं आपके पास फिर से आ रहा हूं। आपने कहा कि उस पर मुदाखलत करना, मुदाखलत और एक सिस्टम को दुरुस्त करना, क्या इनमें फर्क नहीं है? सलमान, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि क्यों ऐसा होता है कि जब सरकारें अपोजिशन में रहती हैं, यानी अपोजिशन में उनको जाना पड़ जाता है पार्टियों को, तब ऐसा लगता है कि सरकार जो मौजूदा सरकार है वो ऐसे काम नहीं कर रही है, और जब वही पार्टी जब फिर से सरकार में बन जाती है, वो सरकार का हिस्सा हो जाती है, तो फिर उसे ऐसा लगता है कि सिस्टम ठीक चल रहा है। सहरावत, पहले आपका रिएक्शन। मोस्टली ऐसे केसेस में मैंने क्या देखा है, जब भी कोई पार्टी सरकार में रहती है तो उसको अपने एक परसेप्शन को बनाकर रखना जरूरी होता है, कि परसेप्शन को खराब करना बड़ा आसान होता है मीडिया के लिए, किसी भी छोटी सी बात का तूल देकर उसको बवाल बना देने के लिए। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट हेजिटेट करने लगती है जब मीडिया और ऑपोजिशन उस पर बिना बात को लेकर, बिना किसी चीज को लेकर, उसकी मंशा पर जब सवाल उठाने लगते हैं। जैसे नेशनल जुडिशरी कमीशन जब बनाने की बात करी गई, तब भी बहुत सारे सवाल उठाए गए कि नहीं
आप तो जुडिशरी को भी डाइल्यूट करना चाहते हैं, ऐसे करना चाहते हैं, वैसे करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार में बैठे भी तो नुमाइंदे हैं जो नॉर्मल इंसान ही हैं, तो कहीं ना कहीं उनके दिल में आता है एक सेटबैक ले लेते हैं, ठीक है भाई जैसे सिस्टम चल रहा है हम भी ऐसे बैठ जाते हैं। सेम हाल कांग्रेस के साथ जब भी था। तो मुझे लगता है आज तक जुडिशियल रिफॉर्म्स के बारे में ना तो कोई जुडिशरी से कोई बहुत अच्छी आवाज उठाता है, ना कोई बार काउंसिल से बहुत अच्छी आवाज उठाता है, और जब तक वो आवाज सरकार तक वहां से नहीं आएगी तो मुझे लगता है तब तक सरकारों को वो ताकत नहीं मिलेगी कि वो जुडिशियल रिफॉर्म्स की सलमान, क्या सरकारें खुद को ताकतवर महसूस नहीं करती हैं जुडिशियल रिफॉर्म्स के लिए, या अगर जहां पर जरूरत है वकीलों माफ कीजिएगा जजों की, तो जजों की भर्ती के लिए क्या सरकारों के पास ये ताकत नहीं होती? देखिए, सरकार चाहेगी तो बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन सरकार ही जब रिस्पॉन्सिबल हो, देखिए केसेस कौन बनाता है? अभी जो कश्मीर में 370 हटा, उसके बाद सैकड़ों की तादाद में, उसमें एक एमएलए भी है इंजीनियर रशीद, उसको भी अभी डिटेन किया है। बहुत से लोग अभी भी जेलों में हैं। सीए के कानून के बाद जो है कई जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया वो भी अभी जेलों में हैं, और मुझे मालूम है कि वो उसमें से बहुत से लोग बेकसूर हैं, क्योंकि हम भी उनको जानते हैं पर्सनली। और दूसरी बात यह है कि हमें रिफॉर्म्स की हम बात कर रहे हैं, लेकिन जो हम पैसा जो है एडवर्टीजमेंट में खर्च करते हैं, वो क्यों ना हम कोर्ट्स की जो वैकेंट पोस्टें हैं उनको फिलअप करें। आज तो हमारा युवा जो है सड़कों पे, क्योंकि नौकरियां नहीं है, तो हमारे पास जो आप इतना दावा करते हैं, आप पेट्रोल पंप के सामने जो है प्राइम मिनिस्टर की फोटो लगवा देते हैं, इतना करोड़ों का पैसा आप यूटिलाइज करते हैं, तो क्यों नहीं आप इन जजेस की पोस्ट्स को फुलफिल करेंगे? क्यों नहीं आप वहां पे रिफॉर्म्स लाते हैं और ऐसे केसेस से हम बच सकते हैं? और बेकसूर लोग जो हैं कई हैं अभी भी जेलों में हैं, लेकिन उन पे आवाज उठनी चाहिए, और ये वैकेंट पोस्टें जो है ये जल्द से जल्द फिलअप करनी चाहिए, और सरकार को इसमें जिम्मेदारी लेनी चाहिए और सीरियस होना चाहिए कि ऐसे कोई भी, अगर कहीं भी कोई हादसा होता है, कोई भी घटना हो जाती है, अटैक होता है, कोई भी मुसलमान मिल गया उसको जेल के अंदर डालो आप किसी भी शक पे, और फिर वो छूट जाता है 1 साल के बाद, कोई आपके पास सबूत नहीं होता है। तो ये इस्लामोफोबिक जो आपका अप्रोच है उसको आपको खत्म करने की जरूरत है, इस माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत है। ये लोग मुसलमान थे इसलिए इनको 20 साल लगे। अगर कोई और है, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जो है वो बाहर है, वो तो पार्लियामेंट की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है आज। तो यही आपको माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। इस्लामोफोबिया यही है जिसको खत्म करने की जरूरत है। मैं आपके पास आता हूं विष्णु सहरावत जी से रिएक्शन लेता हूं। जी सहरावत जी, आप कुछ बोल रहे थे। असल में क्या है, सलमान भाई के दिमाग में एक चीज है कि कहीं ना कहीं से मुद्दे को घुमा फिरा के कि इस्लामोफोबिया पर ले जाया जाए। ऐसा नहीं है। साध्वी प्रज्ञा ने भी कितने साल जेल में काटे जबकि उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं था, कोई प्रूफ नहीं था। और कर्नल पुरोहित ने भी कितने साल जेल में काटे जिसको आप आतंकवादी घोषित करने पर तैयार थी आपकी सरकार, लेकिन जब बात आई एविडेंसेस देने के, एविडेंस नहीं दे पाए। मैं फिर आपको वही बात कह रहा हूं, ये हिंदू मुसलमान या किसी एक आदमी या कास्ट रिलीजन की बात नहीं है, ये जुडिशियल रिफॉर्म्स की बात है। 70 सालों की सरकार में कांग्रेस कोई जुडिशियल रिफॉर्म नहीं ला पाई। आज भी जुडिशियल रिफॉर्म लाने की अगर हम बात करने लगेंगे, मैं कहता हूं अगर कल से भी जुडिशियल रिफॉर्म की सरकार बात करने लगेगी तो ऑपोजिशन साथ नहीं देगी। ऑपोजिशन क्या कहेगी, ये तो अनडेमोक्रेटिक स्टेप है। यही कांग्रेस है जिसके सलमान निजामी आज प्रवक्ता बन के बैठ के कह रहे हैं कि सरकार को ऐसा करना चाहिए। लेकिन मैं आपको वादे के साथ कहता हूं, गारंटी से कह सकता हूं, जैसे ही सरकार इन मुद्दों पर बात करने लगी तो आप सरकार के अंदर कमियां ढूंढने लगोगे। आपको याद होगा अजय सहरावत जी, जो हमारे चीफ जस्टिस हुआ करते थे मिस्टर ठाकुर, आपको याद होगा एक ऐसे प्रोग्राम में वो थे जिस प्रोग्राम में बहुत बड़े नेता ऊंचे पद पर है, उनकी मौजूदगी में ठाकुर ने यह कह दिया था कि हमारे जज जो उनके हाथ बंध जाते हैं ऐसा लगता है, हमारे पास केसेस का अंबार पड़ा हुआ है, हमारे पास जजेस नहीं है। तो जजेस की नियुक्ति कौन करता है? जजेस को भरे जाने को, उनकी जो खाली जगह पड़ी है उनको फिलअप करने में क्या रिफॉर्म्स की जरूरत है? सवाल इसको लेकर है, जो सिस्टम में कमी है वो कैसे दूर हो सकता है? मैं फिर से एक बार विष्णु जी के पास जाता हूं। विष्णु तिवारी जी, आप जितनी भी चीजें सुन रहे हैं यहां पर, आप सुन रहे हैं कि इसमें बहुत कमियां हैं और उसको दूर करना चाहिए। सरकार अगर कुछ ऐसा कदम उठाती है तो अपोजिशन पार्टी हल्ला करने लगती है। विष्णु जी, आपको इन बातों का क्या असर हो रहा है? आपको क्या लग रहा है कि 20 साल में कहां क्या हुआ होता कि आपको ये 20 साल जो है वो 20 दिनों में आप पता चल जाता है कि आप बेकसूर हैं या नहीं है? खराबी शुरू से ही, मतलब पुलिस प्रशासन तो मनमानी करता ही करता है। एक पॉइंट जी, बहुत ज्यादा। और जो सरकारें होती हैं और जो ताकतवर, जो सोच सिफारिश जो उनकी होती है नेताओं से या सांसदों से,
या मंत्रियों से, तो उनकी बहुत बड़ी पावरफुल होता है। चाहे वो कोई सी भी नौकरी हो है तो फिर उनका ट्रांसफर नहीं, कैसे भी अपनी तनख्वाह तो ले ही रहे हैं, लेकिन जो धंधा उनका खुलना चल रहा है उस पर कोई विराम नहीं लगाता। वो तो उनका खुद पर्सनल धंधा है। उनको इतनी दौलत की जरूरत है कि शायद है कि जो चीज बंदियों को जा रही है या जो चीज कहीं भी किसी उसमें जा रही है तो वो चाह रहे हैं कि इसको हम अपने उसमें ही बेच के अपने पैसा कमाएं। तो ऐसा होता है। वहाँ उस डॉक्टर है जो उनका भी 15 साल हो गए, करीब 14 साल, उनका भी ट्रांसफर नहीं लगा। देवेंद्र सिंह मेरठ से हैं और वो पूरा मनमानी वो भी करते हैं वहाँ। तो सिस्टम तो बहुत ज्यादा खराब है भाई साहब। और जो ऐसे निर्दोष हैं, बहुत से निर्दोष हैं जो पुलिस इस तरीके से फंसा देती है। अगर एक ने केस किया भी है तो 4 को तो समझे, 5 को तो उन्हें फंसाना है। तो परिवार तो इस तरीके से बर्बाद होते ही होते हैं। बस ये चाहते हैं हम कि सरकार जो है क्या हाथ बांध लेती है या क्या, मतलब क्या सरकार को मतलब वो है, सरकार देखे आए जाए समझे। जेल भी एक ऐसी चीज है कि हाँ वहाँ भी जाने चाहिए। वो भी एक देश में है, ऐसा नहीं कि देश से अलग है या वो आतंकवादी ही उसमें है जो हमारे मतलब। चलिए विष्णु तिवारी जी, आपने बहुत सारी बातें बिल्कुल साफ साफ कह दी हैं। आपकी बातों से साफ जाहिर हो रहा है कि सिस्टम में कमी कहां कहां पर है और कहां कहां पर यह कमी राजनीति सोच के वजह कर या सियासत के दबाव में यह कमी और बड़ी होती चली जाती है। मुझे लगता है कि हमारे नाजरीन और हमारे जो पैनलिस्ट हैं उन सबको ये सारी बातें बहुत अच्छे से पहुंच रही होंगी। बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन जरा सोचिएगा कि 20 सालों में क्या कुछ हो सकता है और एक इल्जाम, एक आरोप हटने में अगर 20 साल लग जाए तो आपके साथ अगर ऐसा होगा तो आप कैसा महसूस करेंगे। आदाब।